हेलो बच्चों, वेलकम टू विजडम क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग क्लास 12th की मैथ्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने पहली क्लास पढ़ा था जिसमें हम लोगों ने समझा था कि आव्यूह क्या होता है और आव्यूह की समानता क्या होती है, ठीक ना। उनके कोट क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं, इन सारी बातों को हम लोगों ने डिटेल में समझा था पहली क्लास में। आज आव्यूह की हम लोगों की दूसरी क्लास होगी जिसमें हम लोग समझेंगे कि आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हम आपके लिए काम कर सकें। तो आप सभी लोगों से बस एक ही चीज़ मांगूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आव्यूह के प्रकार। आइए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग अपनी टॉपिक को शुरू करते हैं। आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं या कितने टाइप्स के आव्यूह होते हैं, आज उस पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहले कि आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक ना, या कितने प्रकार के आव्यूह होते हैं, एक एक को हम लोग समझेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर पहली क्लास को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज पहली क्लास को देख लें ताकि आपको बेसिक से समझ में आए, कोई भी चीज़ आपको स्किप ना हो सके। इसलिए आप अगर दूसरी वीडियो पे हैं तो सबसे पहले आप पहली वीडियो को देख लें। अगर आपने देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। आव्यूह के प्रकार, तो आव्यूह होते कितने प्रकार के हैं, ठीक ना, या आव्यूह जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो कितने प्रकार के आव्यूह हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्तंभ आव्यूह क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या होता है या इसी को हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा आव्यूह बच्चों जिसमें सिर्फ स्तंभ हो, जिसमें एक ही स्तंभ हो या जिसमें सिर्फ एक ही स्तंभ हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक आव्यूह। स्तंभ आव्यूह बच्चों तभी कहलाता है यदि उसमें केवल एक स्तंभ होता है। एक स्तंभ से मतलब है कि जैसे हमने कोई आव्यूह लिखा, मान लीजिए ए एक आव्यूह है और हमने लिखा 2 3 5, ठीक है। या फिर हमने लिख दिया एक आव्यूह लिया बी जिसमें हमने लिखा सिर्फ 1, ठीक है। तो कहने का मतलब है बच्चों कि एक स्तंभ आव्यूह तभी स्तंभ आव्यूह कहलाता है जब उसमें केवल एक स्तंभ हो या सिर्फ एक कॉलम हो, ठीक ना। तो जब किसी भी आव्यूह में केवल एक स्तंभ होता है तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहा जाता है, ठीक है। जिसकी जो कोटि होगी वो क्या होगी बच्चों, इसमें देखिए पंक्ति आपको 3 दिखेगी लेकिन कॉलम सिर्फ एक दिखेगा। अगर हम बात करें पंक्ति की तो यहाँ पे आपको 3 पंक्ति दिख रही है, जैसे ये R1 है, ये R2 है और ये क्या है, R3 है, लेकिन कॉलम हमको सिर्फ एक दिख रहा है, ठीक ना। तो यदि किसी आव्यूह में केवल एक पंक्ति हो, जब केवल एक ही पंक्ति होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं, ठीक है। तो इसकी जो कोटि हो जाएगी वो 3 गुणे 1 होगी। अभी इसमें जो है एक ही है तो 1 इंटू 1 का हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे लिखा जाए ए बराबर AIJ, तो m इंटू 1, यानी कि पंक्ति चाहे जितनी हो लेकिन स्तंभ उसमें सिर्फ एक होगा। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं, जब किसी भी आव्यूह में सिर्फ एक स्तंभ होता है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि स्तंभ आव्यूह आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें सिर्फ एक क्या होता है, स्तंभ होता है, उसे हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं। दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है हम लोगों का, मान लीजिए पंक्ति आव्यूह, हमने ले लिया दूसरे को पंक्ति आव्यूह,
ठीक है, रो मैट्रिक्स। नाम से ही क्लियर है कि जिसमें सिर्फ एक पंक्ति हो, यानी कि ऐसा आव्यूह या एक पंक्ति आव्यूह तभी कहलाता है जब उसमें सिर्फ क्या हो, एक पंक्ति हो, ये सिर्फ एक रो हो, ठीक ना। यानी कि वहां पे कॉलम कई हो सकते हैं, लेकिन पंक्ति जो होगी हमारी सिर्फ एक होगी। जैसे देखिए, मान लीजिए हमने लिखा 1 2 3, एक आव्यूह लिया ए बराबर, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर इसमें जो है कि कॉलम कई है, ठीक ना। कॉलम आप देखिए तो C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा और C3 हो जाएगा, लेकिन पंक्ति सिर्फ एक है। तो जब किसी आव्यूह में पंक्ति केवल एक होती है या सिर्फ पंक्ति एक हो, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहते हैं, ठीक ना। इसमें स्तंभों की संख्या एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन पंक्तियों की संख्या सिर्फ क्या होती है, एक होती है। तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह कहते हैं। या फिर कोई और आप एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए b बराबर हमने लिखा √3 2/3 0, ठीक है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं सिर्फ एक ही पंक्ति है। तो जब किसी भी आव्यूह में सिर्फ एक पंक्ति होती है तो उसे हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं, और जब किसी आव्यूह में सिर्फ एक स्तंभ होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्तंभ आव्यूह कहते हैं। तो ये दोनों क्लियर हो गया, पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह। पंक्ति में सिर्फ एक पंक्ति होगी और स्तंभ में सिर्फ क्या होगा, आपका एक स्तंभ होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। चलिए, पंक्ति आव्यूह और स्तंभ आव्यूह के बाद हम लोग चलते हैं वर्ग आव्यूह की तरफ, ठीक है। आव्यूह या जिसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। बच्चों, वर्ग से आपको क्लियर है कि वर्ग में हम लोग पढ़े हैं कि वर्ग क्या होता है, जिसके लंबाई और चौड़ाई क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। तो जब वर्ग आव्यूह की बात आती है तो वर्ग आव्यूह से मतलब है कि उसमें पंक्तियों और स्तंभों की जो संख्या होती है वो बराबर होगी। यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यदि आपस में बराबर है तो इस प्रकार के आव्यूह को आप लोग क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहते हैं। यानी एक ऐसा आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या होगी बच्चों, बराबर होती है। कहने का मतलब है कि उसमें पंक्ति और स्तंभ दोनों का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यदि मान लीजिए यम पंक्ति है और यन स्तंभ है तो यम जो होगा वो यन के क्या होगा, बराबर होगा। यदि यम यन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या यदि आपस में क्या है, बराबर है, समान है, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा a बराबर, मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप बताइए इसमें पंक्ति कितनी है और स्तंभ कितने हैं। तो आप तुरंत बताएंगे कि सर इसमें 3 पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। कितने कॉलम हैं, 1 2 और 3 कॉलम है, यानी 3 पंक्ति और 3 स्तंभ है हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 गुणे 3 की कोटि हो गई। इसकी कोटि जो हो गई वो क्या हो गई, 3 गुणे 3 की हो गई। यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या क्या है, आपस में बराबर है, समान है। तो जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए b बराबर हमने लिया √3 1 2 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 पंक्ति है, R1 और R2। कितने कॉलम हैं, 2 हैं, C1 और
C2, यानी दो पंक्ति दो स्तंभ, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है। तो जब किसी भी आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, यानी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होगी, बराबर होगी, यानी जो कोटि है वह वर्ग के रूप में होती है। यानी कि जैसे यहाँ पे 3 गुणे 3 है, तो हम इसको 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो एक बात कि जो आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है वो अपनी कोटि का क्या होता है, वर्ग होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तीसरा था कि वर्ग आव्यूह क्या होता है। तो एक वर्ग आव्यूह में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यदि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या आपस में बराबर है तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, यानी यम इंटू यन आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे मैंने लिखा ए बराबर ए आई जे, तो यहाँ पे यम गुणे यन होगा, यानी यम यन के बराबर है। तो बच्चों इसको हम लोग लिख सकते हैं ए आई जे जो है ये यम इंटू एम हो सकता है या एम इंटू एन हो सकता है। ठीक ना, तो जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है तो इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहा जाएगा, वर्ग आव्यूह कहा जाएगा। क्लियर, चलिए बच्चों, तो वर्ग आव्यूह के बाद अगला हम लोगों का क्या है, विकर्ण आव्यूह क्या होता है। ठीक ना, तो चौथा है हम लोगों का विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। क्या कहा जाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्ण आव्यूह बेसिकली जो वर्ग आव्यूह होते हैं उन वर्ग आव्यूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, देखिएगा। एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह जो होगा विकर्ण आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह विकर्ण आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अतिरिक्त विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव शून्य हों। मतलब इसका ये है कि एक वर्ग आव्यूह में विकर्ण होता है। तो पहले हम विकर्ण समझ लेते हैं बच्चों के विकर्ण क्या होता है। मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक वर्ग आव्यूह है। कौन सा आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, क्योंकि यहाँ पे पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या दिख रही है, बराबर दिख रही है, बराबर दिख रही है। तो हमने क्या कहा कि एक वर्ग आव्यूह ही विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। कब, जब इनके जो विकर्ण हैं ये विकर्ण होते हैं बच्चों, डायगोनल। ठीक ना, जैसे एक हमने वर्ग बनाया तो वर्ग में इस कोने को इस कोने से जब मिलाते हैं तो ये लाइन क्या कहलाती है, हमारी विकर्ण कहलाती है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो अवयव होते हैं इनको हम विकर्ण के अवयव कहते हैं, चाहे इधर से लें या इधर से लें। ठीक है, तो विकर्ण के अतिरिक्त हमने क्या कहा कि विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या होंगे, शून्य होंगे। ठीक है, यानी विकर्ण के अलावा जो भी अवयव होंगे वो क्या होंगे, हमारे जीरो होंगे। जैसे मैंने लिखा ए बराबर मान लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो विकर्ण है 1 2 3 ये विकर्ण है हमारा, और इनके अलावा जो भी अवयव हैं हमारे वे सभी अवयव क्या हैं, जीरो हैं। तो जब किसी भी वर्ग आव्यूह के विकर्ण के अलावा बाकी अवयव क्या हो जाएं, जीरो हो जाएं, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, ये आपका 2 इंटू 2 का भी हो सकता है। मान लीजिए हमने लिखा
2003। तो यहां भी आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा विकर्ण है ये, ठीक है, इनके अलावा बाकी जो अवयव हैं हमारे वे सब क्या हैं, जीरो हैं। तो जब विकर्ण के अलावा बाकी अवयव हमारे क्या हो जाएं, शून्य हो जाएं, यानी विकर्ण के अतिरिक्त जो भी अवयव हैं हमारे वे सब यदि शून्य हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां तक क्लियर होगा कि विकर्ण आव्यूह क्या होता है। एक वर्ग आव्यूह ही हमारा विकर्ण आव्यूह होता है, लेकिन कंडीशन ये है कि विकर्ण के अतिरिक्त जो अवयव होंगे हमारे वे सभी क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। उम्मीद कर रहा हूं बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए, विकर्ण आव्यूह के बाद हम लोग अगले पर चलते हैं। चलिए, अगला है हम लोगों का अदिश आव्यूह। अगला क्या है, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह क्या होता है, या जिसको हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। अदिश आव्यूह, ठीक है। देखिए, अभी हमने आपको वर्ग आव्यूह बता दिया, विकर्ण आव्यूह बता दिया। हमने बताया विकर्ण क्या होता है, वर्ग आव्यूह ही विकर्ण आव्यूह होगा, लेकिन इसके अवयव जीरो होंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो विकर्ण आव्यूह होता है, विकर्ण आव्यूह ही हमारा क्या कहलाता है, अदिश आव्यूह कहलाता है। ध्यान से समझिएगा बात को, विकर्ण आव्यूह ही हमारा क्या कहलाएगा, अदिश आव्यूह कहलाएगा, लेकिन विकर्ण के जो अवयव होंगे वे समान होंगे। विकर्ण आव्यूह में ऐसा नहीं था, विकर्ण आव्यूह में हम कोई भी मान लिख सकते थे। जैसे मान लीजिए हमने लिखा एक विकर्ण आव्यूह लिखा, पहले समझिए आप लोग, 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो आप लोग कहेंगे ये सर क्या है, विकर्ण आव्यूह है। ये कौन सा आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि विकर्ण के अलावा जो अवयव हैं वे सब जीरो हैं। लेकिन हमने क्या कहा कि एक विकर्ण आव्यूह ही क्या कहलाता है हमारा, एक विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाता है। अदिश आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अवयव क्या हैं, समान हैं। ठीक है, क्या समझा आपने कि जो विकर्ण आव्यूह है, विकर्ण आव्यूह अदिश आव्यूह कहलाएगा, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो विकर्ण है हम लोगों का, ये विकर्ण जो होगा इनके अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। जैसे मैंने यहां पे लिखा, मान लीजिए मैंने लिखा 3 0 0 0 3 0 0 0 3। तो इसमें और इसमें अंतर क्या है, दोनों तो विकर्ण आव्यूह हैं, लेकिन अंतर यह है कि इसके विकर्ण समान नहीं है। जब विकर्ण समान नहीं है तो ये विकर्ण आव्यूह हो गया। ठीक है, लेकिन यदि इसी विकर्ण आव्यूह के जो अवयव हैं वे समान हो जाएं, तो अगर विकर्ण आव्यूह के जो अवयव हैं वो समान होंगे तो उसे हम लोग विकर्ण आव्यूह ना कह करके क्या कहा जाएगा, अदिश आव्यूह कहा जाएगा। तो आप याद रखिएगा कि अदिश आव्यूह में विकर्ण के जो अवयव हैं वे क्या होंगे, समान होंगे। जैसे मैं दूसरा लिखता हूं 2 0 0 2। यहां भी आप देख रहे हैं कि विकर्ण के जो आव्यूह हैं वो क्या हैं, समान है। तो जब किसी भी विकर्ण आव्यूह के अवयव समान होते हैं, तो अगर अवयव समान हो जाएंगे तो इस प्रकार के आव्यूह को क्या कहा जाएगा बच्चों, अदिश आव्यूह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, अदिश आव्यूह कहा जाएगा। तो क्लियर है, विकर्ण आव्यूह और अदिश आव्यूह में डिफरेंस भी आपने समझ लिया होगा कि दोनों में अंतर क्या है। विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अवयव समान नहीं होते हैं, लेकिन अदिश आव्यूह में विकर्ण आव्यूह ही हमारा अदिश आव्यूह होता है, लेकिन इनके विकर्ण के जो अवयव हैं वे क्या होंगे, समान होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए
चलिए, इसके बाद एक और आव्यूह है हम लोगों का, जिसको हम कहते हैं तत्समक आव्यूह। क्या कहते हैं? तत्समक आव्यूह, जिसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, उसको समझ लेते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? ठीक है, हमने वर्ग आव्यूह समझा, विकर्ण आव्यूह समझा, अदिश आव्यूह समझा। अब हम समझते हैं तत्समक आव्यूह क्या होता है। ठीक है, एक वर्ग आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाता है, लेकिन इसके विकर्ण जो होते हैं वे सब एक होने चाहिए, एक के अलावा और कोई संख्या नहीं होगी। जैसे हमने बोला एक वर्ग आव्यूह, मैं लिखता हूं पहले, एक वर्ग आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाता है। एक वर्ग आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अवयव एक हों, एक हैं, और शेष अवयव शून्य हों। ठीक, क्या समझा आपने कि एक वर्ग आव्यूह बच्चों क्या कहलाएगा? हमारा तत्समक आव्यूह कहलाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि इसके विकर्ण जो होने चाहिए, उनके विकर्ण क्या होने चाहिए? एक होने चाहिए, एक के अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा a बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, तो एक तत्समक आव्यूह क्या होता है? एक वर्ग आव्यूह ही हमारा तत्समक आव्यूह कहलाता है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसके जो विकर्ण हैं उनकी संख्या सिर्फ क्या होगी? एक होगी, सिर्फ एक होगी। अगर एक है तो वह क्या कहलाएगा? तत्समक आव्यूह, या जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। इसको हम लोग आई से डिनोट भी करते हैं। क्वेश्चन में हमको अगर आई मिल रहा है तो इसका मतलब वो आई किसको इंडिकेट कर रहा है? तत्समक आव्यूह को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन मिलेगा आपको। बी मान लीजिए मैंने लिखा 1 0 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो विकर्ण है, विकर्ण के अवयव क्या हैं? 1 है। अगर विकर्ण के अवयव एक है, सिर्फ एक, एक के अलावा और कोई संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर विकर्ण के अवयव एक हैं और बाकी सभी अवयव हमारे 0 हैं, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं? तत्समक आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है कि बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको एक साथ में वर्ग आव्यूह, अदिश आव्यूह, विकर्ण आव्यूह और तत्समक आव्यूह, इन चारों को बता देता हूं। ठीक है, क्लियर करिएगा। देखिए, वर्ग आव्यूह में क्या होना चाहिए? जिनमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, यदि पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है तो उसे हम लोग वर्ग आव्यूह कहेंगे। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया, चलिए जैसे मैं यहां लिख देता हूं एक वर्ग आव्यूह। ए बराबर मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आप देख पा रहे हैं कि पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं। तो जब पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है तो ये हमारा क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग आव्यूह कहलाएगा। ठीक है, दूसरा हमारा क्या कहलाता है? विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह में क्या होगा? देखिए, जैसे मैंने लिखा b बराबर मान लीजिए 1 0 0 0 2 0 0 0 3। तो ये विकर्ण आव्यूह है, यानी कि हमने आपको बताया था कि विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव क्या होने चाहिए? शून्य होने चाहिए। एक वर्ग आव्यूह है क्योंकि यहाँ भी पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर है। जब पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है तो वर्ग आव्यूह, अवयव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन विकर्ण आव्यूह में कंडीशन क्या है कि विकर्ण के अतिरिक्त जो भी अवयव होंगे वे सभी अवयव हमारे शून्य होंगे, यानी विकर्ण के अलावा बाकी सभी मान हमारे 0 होते हैं। तो ये क्या कहलाता है? हमारा विकर्ण आव्यूह कहलाएगा। ठीक,
चलिए तीसरा हमने आपको बताया क्या, अदिश आव्यूह। तीसरा हमने आपको क्या बताया अभी, अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह में कंडीशन क्या है कि उनके विकर्ण के अवयव समान होने चाहिए। जैसे हमने लिखा √3 0 0 0 √3 0 0 0 √3। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो विकर्ण हैं, विकर्ण क्या हैं, समान हैं। और जब विकर्ण के अवयव समान होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह कहते हैं। इसको क्या कहा जाएगा, अदिश आव्यूह कहा जाएगा। ठीक है। और तत्समक आपके सामने लिखा गया है कि एक वर्ग आव्यूह तत्समक आव्यूह कहलाता है यदि विकर्ण के अवयव क्या हैं, एक हैं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ठीक है। तो वर्ग आव्यूह पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होती है। विकर्ण आव्यूह विकर्ण के अतिरिक्त अन्य सभी अवयव हमारे शून्य होंगे। अदिश आव्यूह विकर्ण के अवयव समान होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश आव्यूह। और तत्समक आव्यूह जिसमें विकर्ण के अवयव समान होते हैं और सिर्फ 1 होना चाहिए, 1 के अतिरिक्त कोई संख्या नहीं होती है, तो इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, तत्समक आव्यूह कहते हैं। तो उम्मीद है कि ये चारों आव्यूह में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए एक और आव्यूह है बच्चों जिसको हम लोग कहते हैं शून्य आव्यूह। क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह। उसको भी यहीं समझ लेते हैं। शून्य आव्यूह या इसको हम लोग नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो शून्य से मतलब ही है कि एक ऐसा आव्यूह जिसमें अवयवों की संख्या कुछ भी ना हो, अवयव 0 हो। ठीक ना, यानी एक ऐसा आव्यूह जिसमें अवयव और जिसके सभी अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, इस प्रकार के आव्यूह को हम लोग क्या कहते हैं, शून्य आव्यूह, या इसे हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। तो हमने समझ लिया कि आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, और बाकी चीजें हम लोग पहली वीडियो में समझे थे कि आव्यूह क्या होता है, आव्यूह की कोटि क्या होती है, आव्यूह के अवयव कैसे निकालते हैं, पर्टिकुलर किसी अवयव का स्थान कैसे निकालते हैं। उसके बाद हमने आव्यूह की समानता के बारे में भी वहां पर बात कर लिया था। तो ये सारी बातें हम लोगों ने किया था। आव्यूह के प्रकार को हमने समझ लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 में बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलो बच्चों, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके पहले मैंने पहली वीडियो में कराया है क्वेश्चन नंबर 1 to 4, आप वहां से देख सकते हैं अगर आप यहाँ पे हैं। दूसरी वीडियो में अगर आपने क्वेश्चन 1 से 4 तक नहीं सॉल्व किया है तो पहली वीडियो में जाइएगा, इसका पार्ट 1 देखिएगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है कि यदि एक 3x4 आव्यूह AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार प्रदत्त हैं। यानी AIJ बराबर हमको दिया है 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j। तो पहले हमें क्या करना है, एक आव्यूह लिखना है, और वह आव्यूह क्या होगा बच्चों, जिसकी कोटि 3 गुणे 4 की है। चलिए तो हम यहाँ हल करते हैं, समझिएगा। यानी एक आव्यूह हम लिखते हैं जिसकी कोटि 3 गुणे 4 की है, यानी 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ हैं। 3 पंक्ति है और कितने स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं। मतलब A11 A12 A13 A14। ठीक है, 4 हो गई। चलिए A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कितनी पंक्ति है, 3 पंक्ति, यानी पहली दूसरी और तीसरी पंक्ति। कितने स्तंभ हैं, 1 2 3 और 4 स्तंभ। यानी एक आव्यूह की हमने रचना कर लिया जो 3 गुणे 4 कोटि का, यानी 3 पंक्ति है और 4 स्तंभ है, जिसको हमने लिख लिया। अब जो आव्यूह हमको दिया है वो क्या दिया है, AIJ बराबर क्या दिया है बच्चों, AIJ बराबर दिया है 1/2 मॉडुलस ऑफ -3i प्लस j। अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाया, मॉड लगाया है। मॉड में जो वैल्यू अगर माइनस में आ रही है तो मॉड से बाहर निकालेंगे तो वैल्यू प्लस हो जाएगी। इस चीज को ध्यान में रख के चलेंगे हम लोग। ठीक है। सबसे पहले हम पहले अवयव को निकालते हैं A11, यानी i और j क्या बता रहा है,
पंक्ति और स्तंभ को बता रहा है, और 1 1 क्या बता रहा है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ को बता रहा है। तो 1 1 जब हम निकालेंगे तो 1/2 आई की जगह 1 और जे की जगह भी क्या लिखेंगे 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 1, तो 3 1 जा 3 में से 1 अगर माइनस होता है तो -2 मिलेगा, यानी ये आ गया 1/2 और ब्रैकेट से बाहर आएगा तो 2, और 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या मिलेगा 1 मिलेगा। क्लियर। चलिए दूसरा निकालिए, A12 निकाल लीजिए। 1 2 निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/2 3 इंटू 1 2, यानी आई की जगह हमको 1 लिखना है, जे की जगह 2 लिखना है, तो 1 प्लस 2 क्या आ जाएगा 1/2, यहाँ से -3 प्लस 2, यानी 3 में से 2 माइनस होगा तो -1 आएगा, और ये -1 बाहर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी 1/2 आ गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई 1/2 आ गई। चलिए बाकी को निकालते हैं। A13 निकाल लीजिए, यहीं पे वैल्यू रखना है सबको, ध्यान से समझिएगा। 1/2 -3 1 3, तो 3 इंटू 1 प्लस 3 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1/2 -3 प्लस 3, 0 हो गया, और 0 बाहर आएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है। चलिए A14 निकाल लेते हैं। 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 4 करेंगे बच्चों, तो 3 1 जा 3 प्लस 4, यानी कि 1/2 -3 प्लस 4 करेंगे तो यहाँ से 1 आएगा, और 1/2 क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब दूसरी वाली पंक्ति को निकालते हैं। ठीक है। A21 तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 1। ठीक है, क्योंकि अब आई की वैल्यू क्या है 2 है, जे की वैल्यू 1 है, तो 3 इंटू 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो आ जाएगा 1/2 -3 2 जा 6 प्लस 1, 6 में से 1 माइनस होगा -5, बाहर आएगा 5, तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक, A21 हो गया। अब A22 निकाल लीजिए। A22 की वैल्यू अगर हम फाइंड करते हैं तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 2 क्या आ जाएगा 1/2, 3 2 जा 6 प्लस 2, 6 में से 2 माइनस होगा 4, और 4 को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें बच्चों तो क्या मिलेगा 2 मिलेगा। ठीक है। A23 निकाल लीजिए। 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 3 करेंगे, समझ में आ रही चीजें। चलिए 1/2 3 2 जा 6 प्लस 3 क्या आएगा 6 में से 3 माइनस करेंगे -3, बाहर आएगा प्लस, यानी यहां से वैल्यू आ जाएगी 3/2। अब 2 4 निकाल लीजिए। A24 तो 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4 कर लीजिए। 3 2 जा 6, 6 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो -2, और बाहर आएगा 2, 2/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। A31 निकाल लीजिए। तो 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 1। चलिए 3 3 जा 9, 9 में से 1 माइनस होगा -8 आएगा, और 8 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा। A32 निकाल लीजिए। 1/2 -3 इंटू 3 प्लस 2 करेंगे। देखिए 3 3 जा 9, 9 में से 2 माइनस होगा 7 आएगा। ठीक है, और -7 बाहर आएगा 7, तो यहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी 7/2 मिल जाएगी। ठीक है। A33 फाइंड करिए। A33 तो 1/2 ब्रैकेट में -3 इंटू 3 प्लस 3 क्या हो जाएगा 3 3 जा 9,
9 में से 3 माइनस करेंगे 6, यानी 9 में से 3 माइनस करने पे क्या आएगा 6 आएगा, और 6 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 3 मिलेगा। A34 निकालिए, A34 तो 1/2 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4, 3 3 जा 9, 9 में से 4 माइनस करिए क्या आएगा 5 आएगा, यानी 3 3 जा 9, 9 माइनस 4 क्या होगा 5, और 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो हमको मिलेगा 5/2। यानी हमने एक एक करके सबकी वैल्यू को फाइंड कर लिया। सबसे पहले 1 1 1 2 1 3 1 4 हमने फाइंड किया। अब सबकी वैल्यू को इस मैट्रिक्स में या इस आव्यूह में क्या कर दीजिए आप रख दीजिए। तो अगर इस आव्यूह में आप रख देते हैं तो हमको यहाँ पे देखिए मैं सामने लिख देता हूँ इसकी वैल्यू को। A11 क्या आया है बच्चों 1 आया है तो 1 लिखेंगे। A12 क्या आया है 1/2 आया है तो 1/2 लिखेंगे। A13 क्या आया है 0 तो 0 लिखेंगे। A14 क्या आया है 1/2 तो 1/2 लिखेंगे। ठीक है, चलिए A21 क्या आया है 5/2 तो 5/2 हो जाएगा। A22 क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए। A23 क्या है 23 क्या है 3/2 है 3/2 लिख दीजिए। 24 क्या है 1 है तो 1 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए A31 क्या निकाला है हमने 4 तो 4 नोट करेंगे। A32 क्या है 7/2 7/2। A33 क्या है 3 है 3 लिखिए। A34 क्या है 5/2 5/2 लिखिए। यानी कि एक आव्यूह हमारा तैयार हो गया जो कितना है 3 इंटू 4 का है, तो हमने 3 इंटू 4 का एक आव्यूह निकाल लिया। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन नोट करना है तो आप वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा वो क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। पहला समीकरण हमको दिया है आव्यूह 4 3 x5 बराबर yz 1 5, दूसरा है और तीसरा है। सबसे पहले हम पहले को हल करते हैं, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को देखेंगे। तो पहला क्या है देखिएगा, पहले का सलूशन समझिएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिया है 4 3x5, ठीक है, इक्वल है yz1 5। आप सबको अगर याद हो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि आव्यूह की समानता क्या होती है, यानी दो आव्यूह समान कब होते हैं, तो जब उनकी कोटि आपस में क्या हो बराबर हो। और ये कह रहा है कि दोनों जब बराबर हैं तो इसका मतलब इनके अवयव भी क्या होंगे बराबर होंगे। और जब अवयव बराबर होंगे तो हमें कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये भी 2 गुणे 2 का है और यह भी 2 गुणे 2 का है, तो इनके अवयव को बच्चों एक साथ कंपेयर कर लीजिए। जैसे यहाँ पे पहला अवयव क्या है 4 है, यहाँ पे पहला क्या है y है, तो y इक्वल क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे दूसरा क्या है 3 है, यहाँ पे क्या है z है, तो z बराबर क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे क्या है x और यहाँ पे पहला क्या है 1, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1। तो यही x y z का मान हो जाएगा। हमें कुछ नहीं करना है, बस दोनों समीकरणों को आपस में एक दूसरे से क्या कर लेना है तुलना कर लेना है, और पर्टिकुलर अवयव जो हैं उनको आपस में हम तुलना करके यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो आसान था, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दूसरा मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए पहला अवयव क्या है x प्लस वाई, यहाँ पे क्या है 6, यानी x प्लस वाई बराबर क्या होगा बच्चों 6, यानी इसको समीकरण 1 मान लीजिए। ठीक है, 2 है 2 कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए कैंसिल हो जाएगा। 5 प्लस जेड बराबर क्या होगा 5, यानी 5 प्लस जेड इक्वल 5। हम सबको पता है 5 दोनों तरफ है तो कट जाएगा। जेड का मान क्या आ जाएगा 0, जेड का मान क्या आ गया 0। यहां से देखिए एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 8, यानी एक्स वाई बराबर 8 होगा। अगर हम पहले समीकरण से बात करें तो x का मान समीकरण 1 से अगर देखें तो x बराबर क्या होगा 6 माइनस वाई होगा, यानी ये y अगर उधर ले जाएं तो माइनस हो जाएगा, यानी उसको हम 6 माइनस वाई लिख सकते हैं।
अब इसकी वैल्यू को इसमें रख दीजिए, यानी जहां पे x है वहां पे हम 6 माइनस वाई लिख दें, यानी 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर क्या हो गया बच्चों, 8 हो गया। अगर हम इनको गुणा कर दें तो 6y माइनस वाई का y में वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 8 हो गया। ठीक है, चलिए अगर हम यहां से हल करें तो y का मान हमको क्या मिलेगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब हम सब ने समीकरण हल करना सीखा है कि समीकरण को हल कैसे करते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, अचर है, तो इसका गुणा जब y के साथ होगा वाई स्क्वायर के साथ तो हमको 8y स्क्वायर मिलेगा। ऐसी संख्या जिसका गुणा करने पर 8 आए, जोड़ने घटाने पर हमको 6 मिल जाए। तो हम सबको पता है 4 दूना 8 होगा, 4 में से 2 अगर जोड़ दिया जाए तो 6 हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अगर इन दोनों में से बच्चों y कॉमन मिल रहा है तो y माइनस 4 होगा, और यहां से अगर 2 कॉमन मिल जाए तो y माइनस 4 होगा। ठीक है, यहां ऊपर लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा, एक ब्रैकेट में y माइनस 2 होगा और दूसरे वाले में y माइनस 4 होगा बराबर 0। एक बार y की वैल्यू हमको 2 मिलेगी और एक बार हमको वैल्यू 4 मिलेगी। तो अब 2 और 4 भी हो सकता है। अगर यहाँ पर y की वैल्यू रखें तो x का मान जो होगा वो 6 माइनस, अगर 2 रख रहे हैं तो 6 में से अगर हमने 2 को घटाया यानी 6 माइनस 2 तो वैल्यू 4 मिलेगी। यदि हम 6 में से 4 को घटाएं तो वैल्यू हमको 2 मिलेगी। तो x की वैल्यू ये हो सकती है, y की वैल्यू ये हो सकती है, और z पहले से हमको मिला है जो कि 0 मिला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जिसको हमने सॉल्व किया है। आप आसानी के साथ इसको समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं इसी का थर्ड पार्ट जो है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर x प्लस जेड और y प्लस जेड बराबर क्या है। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं बच्चों क्या किया जाए। देखिए सबसे पहले तो आप कंपेयर कर लीजिए समीकरण को। अगर यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड है तो यहाँ पे क्या है 9 है, यानी x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो जाएगा 9। दूसरा यहाँ से x प्लस जेड बराबर क्या है 5 है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे x प्लस जेड है और अगर हम x प्लस जेड की जगह 9 लिख दें तो y प्लस 5 बराबर 9। अगर हमने क्या किया x प्लस जेड की जगह क्या लिख दिया 5, यानी x प्लस जेड की जगह हमने 5 लिख दिया, प्लस y बराबर क्या हो गया 9। तो y बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, तो y का मान क्या आ जाएगा 4, यानी एक मान हमको मिल गया बच्चों। ठीक है, चलिए यहां से अगर हम y प्लस जेड तुलना कर लें तो y प्लस जेड बराबर 7, और हमने y निकाला है पहले से 4, तो y की जगह 4 अगर हम लिख दें तो 4 प्लस जेड बराबर 7, तो z बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 4, तो z बराबर 7 में से 4 घटाएंगे क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। ठीक है, y का मान 4, z का मान क्या हो गया 3 हो गया। अब हमको x चाहिए, तो यहाँ पे देखिए जो x प्लस जेड बराबर 5 है, यहाँ पे अगर हम x प्लस जेड की जगह 3 रख दें बराबर 5, तो x बराबर 5 माइनस 3 करने पर हमको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, यानी x का मान 2, z का मान 3 और y का मान 4 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा आप सबको। चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, उसको हल करेंगे। अगर हम इन दोनों समीकरणों को बच्चों तुलना करें तो a माइनस बी किसके बराबर होगा -1 के, यानी a माइनस बी बराबर 1। समीकरण 1 कर लेते हैं। 2a प्लस सी बराबर 5, यानी 2a प्लस सी बराबर क्या हो गया 5 हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे तीसरा 2a माइनस बी बराबर 0, यानी 2a माइनस बी बराबर क्या है 0 है। समीकरण 3 कर लीजिए। और 3c प्लस डी बराबर 13, यानी 3c
प्लस डी बराबर क्या है 13 है, इसको समीकरण 4 मान लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम क्या करें, अगर मान लीजिए ध्यान से समझिएगा, समीकरण 1 और 3 को हल करें तो हमको यहाँ से किसी ना किसी का मान निकल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर बी है, समीकरण को हल करना हमने सीखा है, हल करते हैं। समीकरण 1 और 3 को, समीकरण 1 व 3 से ध्यान दीजिएगा, a माइनस बी बराबर 1, 2a माइनस बी बराबर 0, यहाँ माइनस करिए, यहाँ प्लस करिए और यहाँ माइनस करिए, तो b तो कट गया, 2a माइनस a करेंगे तो माइनस a आएगा बराबर 1 आएगा, यानी a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -1। अब a की वैल्यू अगर हम मान लीजिए पहले समीकरण में ही रखते हैं तो हमको b निकल जाएगा, यानी a का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो यहाँ पे a की जगह अगर हम -1 लिखते हैं, माइनस बी बराबर 1, तो माइनस बी बराबर 1, ये माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी b की वैल्यू 2 आ गई, यानी b बराबर क्या आ गया -2 आ गया। चलिए a और b पता हो गया, अब a का मान आप समीकरण 2 में रख दीजिए, यानी a का मान समीकरण 2 में रखने पर a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, अगर समीकरण 2 में रखते हैं बच्चों देखिए, तो 2a की जगह क्या लिखेंगे -1 लिखेंगे, प्लस c है तो प्लस c इक्वल 5, तो यहां से 2 1 जा 2 होगा और c इक्वल क्या हो जाएगा 5 -2 इधर है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी, 5 2 7। चलिए c का मान समीकरण 4 में रख देते हैं, c का मान समीकरण 4 में रखने पर, अगर 4 में रखते हैं बच्चों, c का मान 7 आया है, तो यहां देखिए c का मान अगर हम यहां पे रखते हैं तो 3 गुणे c का मान 7 रखिए प्लस d बराबर 13, 7 3 जा 21 होगा, 30 माइनस 21, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगा -8, यानी हमने चारों की वैल्यू निकाल लिया, a b c और d, इन चारों की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू 7 और d की वैल्यू -8 हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसको हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, एमसीक्यू है, जिसको मैं बोलता हूं आप आसानी के साथ समझ जाएंगे, सुनिएगा। कह रहा है कि a बराबर ए आई जे यम इंटू एन एक वर्ग आव्यूह है। वर्ग आव्यूह में अभी हमने आपको क्या बताया कि वर्ग आव्यूह तभी होगा जब उसके पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर होगी, मतलब यम यन के बराबर होगा, जब यम यन के बराबर होगा तभी वर्ग आव्यूह हो सकता है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा कि यम इंटू यन आपस में बराबर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आप क्वेश्चन नंबर 9 एमसीक्यू है जिसको सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं हल करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3 गुणे 3 कोटि के एक ऐसे आव्यूह की कुल संख्या होगी, यानी 3 गुणे 3 कोटि है, इसको मैं इरेज कर देता हूं, ध्यान से समझिएगा, एमसीक्यू है एक। चले कह रहा है कि 3 गुणे 3 कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, तो 3 गुणे 3 का है मतलब कुल कितने अवयव 9 अवयव, कुल कितनी संख्या होगी जिसके प्रदत्त प्रविष्ट 0 या 1 हैं, 0 या 1 हैं, इसका मतलब हम उनको दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो दो तरीके का मतलब 2 के पावर 9, और जब 2 के पावर 9 होगा तो 2 के पावर 9 करने का मतलब आएगा 512, यानी ये हमारा ऑप्शन सही होगा। आप कर लीजिएगा, 2 का 9 बार गुणा 512 आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये थी बच्चों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने समझा कि आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, यानी आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में हमने समझा।
पंक्ति आव्यूह क्या होता है, स्तंभ आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, तत्समक क्या होता है, तो सारी बातें हमने किया। इसके बाद हमने एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया, पहली एक्सरसाइज। कल की जब क्लास हम लोग करने आएंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह की संक्रियाएं क्या होती हैं, यानी आव्यूह को जोड़ा कैसे जाता है, घटाया कैसे जाता है, यानी कब आव्यूह जुड़ेगा, कब घटेगा, या कैसे आव्यूह का मल्टीप्लाई होता है या गुणा होता है। इन सारी बातों को कल की क्लास में हम लोग समझेंगे। एक बार फिर आपसे कहता हूं, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कम से कम 3 लोगों को जोड़ने का प्रयास करिएगा हमारे इस चैनल के साथ, ताकि हम आपके लिए आगे भी काम कर सकें, मेहनत से कर सकें। पूरी ईयर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं, इसलिए आपका सपोर्ट चाहिए। धन्यवाद।